प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या होता है, इसकी शक्ति और सामर्थ्य कैसे जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में जो वोल्टेज होता है वो भी परिवर्तनशील होता है, ठीक है, और जो धारा होती है वो भी परिवर्तनशील होती है। तो इन्हीं दोनों का गुणनफल परिवर्ती धारा परिपथ का शक्ति हो गया, उसका सामर्थ्य हो गया। P बराबर सूत्र होता है ना, वी आई, तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर वी आई आर एम एस और आई आर एम एस, ठीक है। तो वो हो गया औसत शक्ति, ठीक। तो देखो हम इसको शक्ति को कैसे ज्ञात करेंगे। पहले तो ये सोच लो कि परिपथ है तो किस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की जो शक्ति है कई स्थितियों में अलग अलग होती है। जैसे मान लो कि वोल्टेज से धारा अग्रगामी हुआ तब उसकी शक्ति अलग आएगी, वोल्टेज से धारा पश्चगामी हुई तब उसकी शक्ति कुछ अलग आएगी। यानी कुछ भी वोल्टेज और धारा में जो डिफरेंस होता है, कला में जो डिफरेंस होता है, उसी के अनुसार शक्ति बदलती जाती है, ठीक है। तो जब सबसे अधिकतम शक्ति किसकी होती है, किस परिपथ में, जब वोल्टेज और धारा के अनुक्रम का अर्थात आवर्त का कला बिल्कुल एक समान होता, जो उनके आवर्त की जो कला है बिल्कुल एक समान होगी या समान कला में धारा और वोल्टेज होंगे, तभी उसकी शक्ति अधिकतम होगी, ठीक है। अब इसके लिए सोचो कि जब वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होंगे तब शक्ति अधिकतम होगी, परंतु ये भी हो सकता है कि समान कला में न हो करके अलग अलग कला में हो जाए, तब उसके लिए अलग स्थिति होगी ना। अब कैसे अलग कला में हो जाए, जैसे मान लो वहाँ से तो बराबर उसी कला में समान धारा और क्या है वोल्टेज को वहाँ से प्रदाय किया गया था, यानी ट्रांसमिट किया गया जहाँ से ट्रांसमिशन लाइन है, तो रास्ते में आकर के हो सकता है कि वोल्टेज और धारा में कुछ डिफरेंस हो गया हो। आखिर ये कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। तुम लोग ये जान रहे हो जो तार है, जो इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, उसमें स्टील के या गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, जीआई तार बीच में, उसके चारों तरफ एल्युमिनियम के तार लिपटे होते हैं। उसके लिपटे होने से उनके बीच में बताओ, लिपटे होने से वो एक प्रकार का कुंडलन बना कि नहीं, कुंडलन का रूप तो धारण किया। मान लो कि वह कम लपेट है, जो उसका फेरा है बहुत कम है, बहुत दूरी तक जाने के बाद मतलब फेरों की कुछ संख्या होगी, बाकी होगी तो तब वो जो बताओ कि धारा में और वोल्टेज में डिफरेंस नहीं उत्पन्न कर देगा, उत्पन्न तो कर ही देगा। और देखो अब जब वो धारा को हो सकता है कि ये बताओ कि प्रेरकत्व धारा को अग्रगामी, वोल्टेज को अग्रगामी करता है पश्चगामी, यानी कि वोल्टेज को अग्रगामी करता है धारा से, तो जो ये संधारित्र होता है वोल्टेज को पश्चगामी कर देगा धारा से। धारा के अनुक्रम जैसे अक्ष पे मान दिया जाता है, यही नहीं, तो इसके लिए अच्छा रहता है समझने में। अब बताओ कि अगर इसमें संधारित्र अगर कहीं से हो जाए तो जितना वोल्टेज अग्रगामी हुआ था उतना वोल्टेज पश्चगामी हो जाएगा, है कि नहीं। जितना वोल्टेज अग्रगामी हुआ था उतना वोल्टेज पश्चगामी हो जाएगा, तब फिर जो है दोनों परिणामी वोल्टेज और जो धारा है बिल्कुल समान कला में हो जाएंगे, फिर अधिकतम शक्ति उससे प्राप्त होने लगेगी, है कि नहीं। तो इस तरह से तो कैसे अधिकतम शक्ति हमको प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि वो कंडक्टर एक तो लपेटे गए हैं, दूसरी बात है कि उन कंडक्टरों के बीच कुछ दूरी होती है, जो फेज इसमें भी है इसमें भी है, तो फेज डिफरेंस तो है ना,
तो उनके बीच में कुछ दूरी नहीं है, तो दोनों का वोल्टेज समान कला में तो बढ़ न घट नहीं रहे हैं। इसका कला कुछ और है, इसका कला कुछ और है। 120 अंश होते हैं ना तीनों फेज में, फेज डिफरेंस। तब बताओ इनके बीच में बताओ कंडक्टर वो जो संधारित्र का काम करेगा कि नहीं? संधारित्र का काम किया और कुंडलन का काम किया। तो इसको जो है कि इंजीनियर ये सोच के बनाते हैं कि जितना इसमें प्रेरण के कारण विद्युत धारा से जो वोल्टेज अग्रगामी हुआ है, ऐसा इसको हम कुछ दूरी पे ऐसे करें तीनों को कि इन तीनों के बीच में जो कंडेंसर बन रहा है इतना हिसाब से बने कि जितना अग्रगामी होता है उतना पश्चिगामी हो जाए, यानी कि दोनों बिल्कुल एक ही कला में हो जाए, वोल्टेज और धारा दोनों। बात समझ में आ रही है? तो जब दोनों एक ही कला में हो जाएंगे तो उस समय शक्ति अधिकतम प्राप्त होगी। ठीक है, ये सोच के इंजीनियर दिमाग लगाते हैं। नहीं तो पहले क्या था, एक खम्भा ऐसे है तो यहाँ पर इंसुलेटर बांध करके तीनों फेजों को एकदम लाइन से लेके जाया जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। एक ठे मान लो कि यहाँ से जैसे मान लो एक कपार वाला हिस्सा जो है कि ऊपर वाला है, आई से हाँ नीचे नहीं है, ठेहतर सब लगा देते हैं लोहा। तो इसमें मान लो जैसे ऐसे पकड़ा हुआ एक आदमी तार को पकड़ा है, एक ठे ऊपर से तार गया, एक ठे यहाँ से गया, एक ठे यहाँ से गया। ये त्रिभुज की तरह आकृति नहीं बन गई है? त्रिभुज की तरह आकृति बन गई। तब त्रिभुज में बताओ कि 60-60 अंश का हो गया कि नहीं? तीनों फेज डिफरेंस 120 अंश के हो जाएंगे, डेल्टा जैसी आकृति बन गई। तो अब उसके बीच में एक कैपेसिटर, इसके बीच में कैपेसिटर, इसके बीच में कैपेसिटर बराबर बराबर बनेंगे, है कि नहीं? अब तो इतना दिमाग लगा दे रहे हैं सब इंजीनियर, अब चालाक हो रहे हैं ना। पहले जो एक तार इसे खंभा लग गया है तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से 3 ठो फेज पहुँचाया जाता था, 4 तार, एक ठे न्यूट्रल भी भेजा जाता था। जैसे मान लो तुम पूछे कि जो ये तार है कि इसमें भी तो कैपेसिटर बन रहे हैं, है कि नहीं? तो ये बताओ इसके बीच में कैपेसिटर बना और इसके बीच में कैपेसिटर बना, मगर ये करे बीच में जो कैपेसिटर बना है एक ही ठो और इसके बीच में 2 ठो, नहीं नीचे भी ऊपर भी, तब बीच वाले के लिए ज़्यादा कैपेसिटर काम करेगा। अब बाकी जो ऊपर वाले हैं, जो सबसे नीचे वाले हैं, उनके बीच में कैपेसिटर कम काम करेगा, तब अनबैलेंस हो गया ना। इसलिए जो है अब तीनों एकदम त्रिभुज की आकृति में लगाए जाते हैं। ठीक है, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य किसे कहते हैं? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, ठीक है ना। शक्ति की यानी पावर, और यानी शक्ति बराबर टी, कार्य W बटा समय T। तो कैसे हम वैद्युत शक्ति इसको कहेंगे? शक्ति बराबर सूत्र होता है कार्य बटा समय, ठीक है ना। यानी कि विद्युत जो कार्य करेगी उसी की दर को शक्ति कहते हैं। तो ये तुम लोग साधारण सी परिभाषा जानते हो, कार्य करने की क्षमता को या कार्य करने की समय दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। मगर विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत जितना कार्य करेगी उतनी उसकी ऊर्जा व्यय होगी, है कि नहीं? विद्युत ऊर्जा जितना कार्य करेगी तो उसकी ऊर्जा व्यय होगी ना, खर्च होगी नहीं विद्युत। जैसे मान लो सेल से ही तुम कार्य कर ले रहे हो, विद्युत जो सेल से तुम कार्य कर रहे हो तो सेल की कुछ ऊर्जा व्यय होगी ना। तो जो ऊर्जा व्यय होगी वही उसके शक्ति होगी, ये नहीं कि जो व्यय नहीं होगी वह उसकी शक्ति है। देखो जब विद्युत में ऊर्जा है, एनर्जी है ऑलरेडी, जब उसको तुम खर्च नहीं कर रहे हो तो उसकी शक्ति कहाँ? जब उसको लोड दोगे, रेजिस्टेंस उस पर दे दोगे, तब उस पर जब लोड होने लगेगा उसमें विद्युत ऊर्जा
खर्च होने लगेगी, व्यय होने लगेगी, तो उसी विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर उसकी शक्ति है। बात समझ में आ रही है? यानी किसी प्रतिरोध में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी उतनी ही उसकी शक्ति होगी। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की कार्य कब विद्युत ऊर्जा कार्य करेगी? तो जब विद्युत ऊर्जा कार्य करेगी तो वही तो व्यय होगी उसकी ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही शक्ति कहते हैं। ठीक, और तुम लोग जानते हो कि विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर जो W है, इसको हम लिख सकते हैं P बराबर W बराबर VIT। हाँ, यहाँ आ जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू T बटा T। ये कट गया कि नहीं इससे? ठीक, तब बताओ कि अब ये हो जाएगा P बराबर VI होता है ना जी। P बराबर VI होता है। ठीक है, P बराबर सूत्र VIT। ठीक है, V का मान रखो, P बराबर हो जाएगा V के जगह, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में P बराबर नहीं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी तथा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। क्यों दोनों एक ही कला में है? क्योंकि परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है। परिपथ में एक ही प्रतिरोध शुद्ध प्रतिरोध R है और कुछ नहीं है। तब बताओ कि V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, दोनों समान कला में होंगे। समान कला में होंगे तो इन दोनों का मान यहाँ पर रख के देखो, V0 साइन ओमेगा टी गुणे I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये हो जाएगा V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान हम निकाल के रखेंगे। एक ठो सूत्र होता है ना cos 2 थीटा का, हैं? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। cos 2 थीटा का एक सूत्र होता है, तो ये हो जाएगा V0 I0 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो अब इसके लिए एक cos 2 थीटा का सूत्र होता है, cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2। किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर 2 नहीं cos 2 ओमेगा टी पूरे का बटा 2। ठीक है, P बराबर। तो हम आधे साइकिल के लिए अगर इसकी शक्ति निकालें, केवल आधे साइकिल के लिए, तो आधे साइकिल के लिए क्या हो जाएगा T/2 तक। ठीक है ना? तो जब हम इसके स्मॉल t के जगह कैपिटल T/2 रखेंगे तो कितना आएगा इसका मान? औसत शक्ति 6 कितना आएगा? हाँ देखो, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान होता है 1/2। ठीक है, इसका औसत मान 1/2 होगा। कब? पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान मान 1/2 होता है। ठीक है, इसलिए अब देखो
यहाँ पर लिख सकते हो P बराबर हो जाएगा V0 I0, और जो बटा 2 है हम इसको लिख सकते हैं दोनों का अलग अलग करड़ी में 2, नहीं लिख सकते हैं। कड़ी 2 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, और इसका 1 में गुणा होगा तो इतना ही रहेगा। तो P बराबर हो जाएगा V0 बटा करड़ी में 2, ये VRMS होता है गुणे, और ये हो जाएगा IRMS। ठीक है, औसत शक्ति क्षय P बार बराबर हो जाएगा, ये औसत शक्ति क्षय यहाँ से हो गया। ठीक है, P बार बराबर VRMS IRMS VRMS गुणे IRMS होगा।